हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 100 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। संसद में अदानी अंततः राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बहाने संसद चल निकली, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था कि उसमें भी अदानी मामले की गूंज सुनाई दी। राहुल गांधी ने इस मामले को जोर शोर से सदन में उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सत्ता पक्ष के तेवरों से यह स्पष्ट है कि वह राहुल गांधी और अन्य नेताओं की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। कहना कठिन है कि इस जवाब से अदानी समूह को लेकर उभरा विवाद शांत होगा या नहीं, लेकिन यह ठीक नहीं कि इस विवाद के बहाने उद्योगपतियों को खलनायक साबित करने की कोशिश की जा रही है। यह शुभ संकेत नहीं। देश के विकास में उद्योगपतियों की भी एक बड़ी भूमिका है, लेकिन विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस की ओर से रह रहकर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि उद्योगपति सरकार की सहायता से देश को ठगने लूटने का काम कर रहे हैं। यह इसलिए ठीक नहीं क्योंकि इससे उद्योगपतियों के साथ उद्यमशीलता के विरुद्ध भी वातावरण बनता है। ऐसा वातावरण न बनने पाए, इसके प्रति विपक्ष को भी सतर्क रहना होगा और सत्ता पक्ष को भी। विपक्षी दल इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि अदानी समूह केवल भाजपा शासित राज्यों में ही नहीं, अन्य दलों और यहां तक कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी काम कर रहा है। एक तथ्य यह भी है कि गुजरात में एक उद्योग समूह के रूप में अदानी का उभार तब हुआ जब केंद्र और राज्य में कांग्रेस सत्ता में थी। अदानी मामले का पटाक्षेप चाहे जिस रूप में हो, इसे एक बड़े विवाद के रूप में उभरने से रोका जा सकता था यदि नियामक संस्थाओं की ओर से समय रहते, यानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आते ही सारी चीजें स्पष्ट कर दी जाती। इस मामले ने केवल इसलिए तूल नहीं पकड़ा क्योंकि हिंडनबर्ग ने एक सनसनी पैदा करने वाली रिपोर्ट दी, बल्कि इसलिए भी पकड़ा क्योंकि पिछले कुछ समय में अदानी समूह का अप्रत्याशित उभार हुआ। इसके अतिरिक्त कोविड की मंदी के बावजूद अदानी समूह की कंपनियों के शेयरों में काफी आश्चर्यजनक ढंग से तेजी आई। अदानी समूह पर एक आरोप यह भी है कि उसने पारदर्शिता की अनदेखी कर अधिकतम सीमा तक शेयर अपने पास रखे और अपने शेयरों का अधिक मूल्यांकन किया। कायदे से सेबी को इन सब आरोपों का जवाब तत्परता से देना चाहिए था, इसलिए और भी क्योंकि अदानी समूह की ओर से दिया गया जवाब सभी सवालों का समाधान नहीं कर सका। स्पष्ट है कि यदि सेबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह समय रहते सही तरीके से करता तो जो विवाद खड़ा हुआ उससे बचा जा सकता था। कम से कम अब तो सेबी और अन्य नियामक संस्थाओं को चेतना ही चाहिए, क्योंकि जो कुछ हो रहा है
उसमें उनकी सुस्ती का भी हाथ है। आपदा में नया संकट। आपदाग्रस्त जोशीमठ में भूदशाओं के चलते जमीन व भवनों पर बढ़ती दरारें और सिंहधार व सुनीलवाड़ में खिसक रही चट्टान स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ा रही है। खासकर चट्टानों का खिसकना आबादी वाले उन स्थानों के लिए भी खतरा पैदा कर रहा है जहां भूदशाओं का प्रभाव नहीं है और भवन व जमीन सुरक्षित हैं। समस्या इसलिए भी गंभीर है कि खिसक रही चट्टान भारी भरकम है और जगह छोड़ने पर गंभीर संकट खड़ा कर सकती हैं। चट्टानों का खिसकना प्रमाण है कि जमीन का दरकना अभी थमा नहीं है। सिंहधार वार्ड में तो स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। यहाँ दरार आने के कारण सोमवार को भी 5 भवन खाली कराए जाएं। अब तक यहाँ कुल 156 भवनों पर लाल निशान लग चुके हैं और इनमें से 98 खतरनाक की श्रेणी में हैं। चट्टान खिसकने का मामला भी सबसे पहले पूरी तरह असुरक्षित घोषित किए जा चुके सिंहधार वार्ड में ही सामने आया। यहाँ जो चट्टान तिरछी हुई है उसके ठीक नीचे गिरसी मोहल्ला, रामकुलड़ा मोहल्ला, जेपी कॉलोनी व मारावाड़ी की बड़ी आबादी निवास करती है। ऐसे में यदि चट्टान के नीचे की जमीन धंसती है तो स्थिति क्या होगी समझा जा सकता है। हालांकि CBRI रुड़की की तकनीकी टीम की सलाह पर लोनिवि ने चट्टानों को खिसकने से रोकने के लिए इनके नीचे लोहे के पाइपों की टेक लगा दी है। लेकिन धंसती जमीन में यह उपाय कितना कारगर साबित हो पाएगा कहना मुश्किल है। हालांकि CBRI का कहना है कि वर्तमान परिस्थितियों में यह उपाय सर्वथा उपयुक्त है। सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि जोशीमठ को जल्द से जल्द पूरी तरह सुरक्षित किया जाए। इसके लिए 8 नामी संस्थानों के विज्ञानी अध्ययन में जुटे हैं। केंद्र सरकार भी लगातार इसमें सहयोग कर रही है। उम्मीद है जल्द इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और जोशीमठ को इस संकट से निजात मिलेगी। धन्यवाद।